हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के फिर से आपके अपने प्यारा सा वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज यहाँ पे आपका बीसीएसपी जो टीम है, फिर से आज ज्योग्राफी का जो एग्जाम होने वाला है जिन बच्चों का, उसके लिए आज यहाँ पे लेकर हम 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध है जो आपको प्रैक्टिस भी कराएगा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ने की संभावनाएं भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप प्रैक्टिस करोगे, एक शॉर्ट वीडियो में छोटे से टाइम में आप एनालाइज करोगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल भागना नहीं है, बढ़िया से आज इस वीडियो को क्लियर करके देखना है और एनालिसिस करना है, क्योंकि आज वही बात है, आखिरी रात। तो आखिरी रात की बात है और फिर पढ़ लिख कर आप लोग को जाना है। और सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया से अपना एग्जाम देकर आना है। एग्जाम के हमें में चीज़ों में ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव जो आपका 70 है उसमें से 35 ही बनाना है। और 35 आप कोई भी चूज कर सकते हो, 36 हो जाए, एक ज़्यादा हो जाए, एक कम नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान देकर जरूर आना है। ठीक है, हाँ, बाकायदा इस चीज़ को कि क्वेश्चन यानी प्रश्नों का जवाब बिल्कुल छोड़ा नहीं जाता है, ये काम जरूर किया जाता है। और अच्छा राइटिंग, काट-कूट पेपर नहीं होना चाहिए, कॉपी को अच्छा से एकदम सजाना है, बढ़िया से लिख के आना है, ताकि जिससे नंबर आपको अच्छा मिले। सटीक आंसर देना, अपने भाषा में जवाब देना है, कोई ज़रूरत नहीं है किताब की रटी-रटी हुई भाषा को देने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे और बिल्कुल आप फटाक-फटाक अपने दोस्तों को शेयर वगैरह भी कर दीजिए। और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ज्योग्राफी का कह रहा है, मानव भूगोल से यहाँ पे जनसंख्या से हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया कि पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की मुख्य विषय क्या है? पर्वत, नदियाँ, मानव पर्यावरण संबंध या मौसम? पहली बात, आप लोग अपने हिसाब से सेटअप बनाते रहिएगा, देखते रहिए कितना आपका गलती हो रहा है, कितना सही हो रहा है। तो लास्ट में आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मेरा इतना, इसमें से इतना रिजल्ट आया। तो मानव भूगोल का सही मतलब होता है मानव पर्यावरण संबंध। क्लियर हो गया? मानव भूगोल के जनक कौन है भाई? मानव भूगोल के पिता कौन है? ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक हमबोल्ट है, रीटर है, रेडजेल है या डार्विन है? तो आपका सही जवाब कहाँ पे आपको लेकर जाने वाले हो? तो रेडजेल, बहुत वर्ड आप लोग सुने भी होंगे, और मानव भूगोल के जनक रेडजेल को कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या या जन्म दर या प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या या मृत्यु दर? तो जब भी जनसंख्या घनत्व का बात किया जाता है तो हमेशा याद रखा जाता है क्या? प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या कितना निवास करती है, उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश का नाम बताना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का वाला देश का नाम बताना है। तो घनत्व की चूंकि बात पूछा है, तो अभी देखो भाई, जनसंख्या के मामले में भारत 1 नंबर स्थान पे है, पहले चाइना था, लेकिन घनत्व के मामला में अभी भी चाइना सबसे 1 नंबर स्थान पे है। 4 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? प्रवासन है, शिक्षा, जन्म दर है, शिक्षा या रोजगार है? जनसंख्या वृद्धि का मेन रीजन किसको आप ठहराने की कोशिश कर रहे हो? तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि का मेन जड़ जो है वो क्या है? जन्म दर है ना। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या का असमान वितरण किस कारण से होता है? असमान वितरण, असमान वितरण मतलब सही से डिस्ट्रीब्यूशन अगर जनसंख्या का नहीं हुआ है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या वो जलवायु है या स्थल रूप है या संसाधन है या सभी है? तो आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल सभी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जलवायु भी इसका कारण है, स्थल का आकृति भी इसका मेन रीजन है, और रिसोर्स यानी संसाधन भी मेन रीजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में जनगणना होती है 5 वर्ष पे, 8 वर्ष से, 10 वर्ष पे, 12 वर्ष पे। आप किसको मारने वाले हो? फटाक देकर बताओ भाई। तो सबको पता है कि 10 वर्ष पे भारत में जनगणना होती है, अभी फिलहाल लेट हुआ है। मानव विकास से क्वेश्चन पहले आ गया। एसडीआई का मतलब क्या आता है? ह्यूमन डेंसिटी इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स या हेल्थ ह्यूमन डाटा इंडेक्स? तो आपके पास 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन में जाओ हमेशा। एसडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, को एसडीआई कहा जाता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है भाई? तो हमेशा याद रखना, डब्ल्यूएचओ या आईएमएफ या यूएनडीपी या यूनेस्को। तो मानव विकास रिपोर्ट को जो प्रकाशित करता है वो होता है यूएनडीपी। कौन करता है? यूएनडीपी। क्लियर हो गया? एसडीआई में शामिल नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या चीज शामिल नहीं है? यानी आपको क्वेश्चन पे यहाँ रहना है। और बताओ, शिक्षा है कि आय है कि स्वास्थ्य है या धर्म है? तो आप लोग मेरे ख्याल से फटाक देकर आंसर मारोगे, क्योंकि धर्म को कभी भी एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं। अरे भाई, धर्म बढ़ेगा तो मानव का डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा रे भाई, धर्म का कोई मायने नहीं रखता है। मानव विकास की अवधारणा दी किसने? मानव विकास की अवधारणा किसने दी? अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ, मार्शल या रेडजेल? 11 नंबर प्रश्न आपके पास है और फटाक देकर आपको बताना है कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी था? अमर्त्य सेन। अगला क्वेश्चन,
कृषि किस प्रकार की क्रिया है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक, चतुर्थ। तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे इसका जवाब मारेंगे क्योंकि कृषि किस में आता है? प्राथमिक में। अच्छा चलो यही से क्वेश्चन देख लो, मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? सेवा, उद्योग, प्राथमिक, व्यापार। तो मत्स्य पालन को किस में रखोगे? तो मत्स्य पालन को अगर आप रखना पसंद करते हो तो मत्स्य पालन भी तो कृषि है। मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन सब कृषि है। तो कृषि आता किसमें? प्राथमिक में। जरा सोच समझ के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा लोगों के। चलो रे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? खनन क्रिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे। खनन क्रिया किससे संबंधित है? सेवा से, प्राथमिक से, द्वितीयक या तृतीयक। अब चूंकि सेवा क्रिया खनन क्रिया की बात कर रहा है तो जो खुदाई से प्राप्त यानी जो खनिज वगैरह संसाधन होते हैं वो किससे मतलब रिलेटेड होते हैं? तो हमेशा याद रखना है खनन क्रिया सीधे खुदाई की बात किया जाता है, यानी वो आता है आपका प्राथमिक क्रिया से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्राथमिक क्रिया से। यही से क्वेश्चन देखो वानिकी। वानिकी का जब बात करें तो वानिकी किस क्षेत्र की क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ। तो जब भी वन की सीधा बात कर रहा है तो वन में आप लोग किसके साथ जाने के लिए कोशिश करोगे? तो वन भी डायरेक्टली चीजें होती है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्राथमिक हो जाएगा। द्वितीय क्रियाओं में जब अब आप लोग आते हो तो यहाँ से आप लोग देख लो विनिर्माण किस प्रकार की उदाहरण है? प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है या पंचम है? चूंकि चैप्टर आप देख रहे हो तो चैप्टर के हिसाब से आप मान लो ना, विनिर्माण की जब बात कर रहा है, जब उद्योग धंधा की बात आ गया तो वो सेकेंडरी में आ जाता है। कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, कच्चा माल है फिर उसको तैयार माल में बदलने का होता है, खनन होता है, कृषि होता है, विनिर्माण होता है या परिवहन होता है? सिंपल मारो वो क्या होता है? विनिर्माण, यानी 17 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? हल्का है, कुटीर है, भारी है, घरेलू है? क्या बताओ, लौह इस्पात घर में होता है क्या? लौह इस्पात को आप कुटीर में आप लेकर जाते हो? मतलब 18 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग बात करोगे। क्या वो हल्का उद्योग धंधा है? नहीं रे भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा भारी। तृतीय क्रिया में आओ, बैंकिंग किस क्षेत्र में आता है? तो बैंक हमेशा याद रख लो, बैंक हमेशा कहाँ आएगा? चैप्टर चल रहा है तृतीय क्रिया तो देख ही लो यार, सोचने की क्या जरूरत है। तो जब यहाँ से आप बात करते हो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम, तो वो किस में आता है? बैंक तृतीयक में आता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग किसके साथ जा रहे हो? सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षा सेवा किस क्रिया का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? यानी शिक्षा सेवा की जब भी हम बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? तृतीयक के अंतर्गत आता है। वेरी गुड। और आप लोग कमेंट्स में जवाब बिल्कुल देते रहिएगा, शेयर वगैरह भी करते रहना है। पर्यटन किस क्षेत्र में आता है? देखो पर्यटन को लेकर जाओ, कृषि में, उद्योग में, सेवा में या खनन में? कहाँ रखोगे भाई? पर्यटन मतलब जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं कि वैसा जगह आप लोग निर्माण करते हो। तो एक बात बताओ, क्या खेती कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्या पर्यटन में उद्योग कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। क्या वहाँ खुदाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। वहाँ सेवा की काम हो रही है। किसकी काम हो रही है? सेवा की काम हो रही है। ठीक है, चलिए अब परिवहन संचार से हम लोग आ गए यहाँ पे। सबसे सस्ता परिवहन किसको मानते हैं? आप लोग किसको मानोगे सबसे सस्ता परिवहन मानने की जब भी बात किया? क्या सड़क है, क्या रेल है, या वायु है, या जल है? तो जल सबसे सस्ता परिवहन है, इसलिए सरकार की ध्यान अब जल परिवहन की तरफ ज्यादा हो गया है। ठीक है, आगे सबसे तेज परिवहन साधन कौन है? अब देखो तेज की बात कर रहा है तो सबसे तेज अगर आप लोग जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? रेल, जल, सड़क, वायु? तो सीधा छोटा बच्चा भी होगा, छोटा थोड़ा सा दिमाग लगाया तो बोलेगा वायु, क्योंकि हवाई जहाज भाई तेज चलती है, बहुत फास्ट काम करता है। भारतीय रेल परिवहन का विकास हुआ कब हुआ भाई? मुगल काल में हुआ कि ब्रिटिश काल में हुआ कि गुप्त काल में हुआ या स्वतंत्रता के बाद हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश काल में भारत में रेल परिवहन का विकास हुआ, 1853 में चलाया गया था। संचार का आधुनिक साधन क्या है? जब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्या संचार का आधुनिक साधन पत्र है, तार है, टेलीफोन, इंटरनेट है? अब संचार का आज के हिसाब से अगर बात कर रहे हो तो भाई किसके साथ जाना पसंद करोगे? क्या पत्र चल रहा है, क्या तार चल रहा है, क्या टेलीफोन चल रहा है? अब देख रहे हो इंटरनेट का जमाना है भाई आज का। पाइपलाइन परिवहन का उपयोग होता है, पाइपलाइन परिवहन का है लिए भाई? यात्रियों के लिए, तरल पदार्थों के लिए, ठोस पदार्थों के लिए, या सभी के लिए? तो पाइपलाइन परिवहन का जो इस्तेमाल कर रहे हो वो तरल पदार्थ को भेजने के लिए कर रहे हो भाई। पाइपलाइन में आदमी को ठूस के भेजोगे, है ना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से क्वेश्चन यहाँ पे देखो, निर्यात का अर्थ क्या है? विदेश से वस्तु मंगाना, विदेश से वस्तु बेचना, उसके बाद देश के भीतर व्यापार या कर? तो निर्यात का मतलब एक इमेजिन करो, निर्यात जब भी हम लोग बोलेंगे तो विदेश में वस्तु को बेचना निर्यात। आयात का मतलब आना, तो कोई भी वस्तु अगर मंगाएंगे, विदेश से वस्तु मंगाएंगे तो इसको कहते हैं आयात। लो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया ही है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका है आयात का अर्थ क्या होता है? तो आयात का अर्थ क्या होता है? विदेश से वस्तु क्रय,
माने वस्तु का निर्यात कर दोगे या वस्तु उत्पादन करोगे या वस्तु का विदेश से वस्तु क्रय करोगे या कर, मतलब 28 में आप लोग को अगर जाना होगा तो आप लोग किसके साथ जाओगे? 28 में अगर आपको जाना होगा तो किसके साथ जाओगे? तो अभी आपने हमने बात किया था कि जब विदेश से वस्तु को खरीदते हैं तो उसको आयात कहा जाता है। आयात का मतलब सीधा याद रखना आने वाला। आयात का मतलब सीधा क्या होता है? आने वाला। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है कौन है? नेपाल है, भूटान है, अमेरिका है या बांग्लादेश है? कौन है भाई सबसे ज्यादा भारत को मतलब भागीदारी के रूप में कौन ले रहा है? यानी 29 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कौन ले रहा है? तो सबसे ज्यादा अमेरिका से यहाँ पे बात चल रही है। व्यापार का आधार क्या है? तो व्यापार का आधार बताओ, जलवायु है, संसाधन है, आवश्यकता है या सभी है? तो यहाँ पे तो आप चाहो तो सभी के साथ जा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जलवायु, संसाधन, आवश्यकता ये तीनों होता है भाई, तभी जाकर बिजनेस की बात आती है, यही बेस बनाता है। मानव बस्ती से क्वेश्चन में आ जाओ भाई। मानव बस्ती से क्वेश्चन का मुख्य व्यवसाय कह रहा है मानव ग्रामीण, यानी ग्रामीण बस्ती का मुख्य व्यवसाय है क्या है भाई? गांव के लोगों के लिए उद्योग है, सेवा है, कृषि है, व्यापार है। तो मेरे ख्याल से गांव के लोगों के लिए आप क्या मारने वाले हो? तो बोलोगे कि भाई गांव के लोग कृषि करते हैं। क्लियर हो गया। शहरी बस्ती की विशेषता क्या है? शहरी बस्ती की विशेषता क्या है भाई? कम जनसंख्या, कृषि, अधिक जनसंख्या या वन? तो अब शहर में जो रहने वाले हैं उसकी विशेषता क्या? शहर में कम जनसंख्या होती है? बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर अगर बी के साथ अगर आप जाने की कोशिश करते हो तो क्या जाओगे? क्या वहां पे कृषि के काम चल रहा है? नहीं, वहां पे भाई जनसंख्या अधिक है। शहरों में जाओगे कंजस्टेड एरिया मिलेगा, है ना, अधिक जनसंख्या मिलेगा। रेखीय बस्ती का विकास हुआ। अब चूंकि रेखीय बस्ती के बारे में पूछ रहा था, नदी किनारे बोलोगे या सड़क के किनारे बोलोगे या पहाड़ों पर बोलोगे या मरुस्थल पे बोलोगे? तो हमेशा याद रखो रेखीय बस्ती कहाँ मिलेगी आपको, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है और 33 नंबर क्वेश्चन में अगर आपको जाना होगा तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे बताओ? रेखीय बस्ती का विकास आपको कहाँ मिलेगा? तो एक चीज है आपको हमेशा याद रख लो, सड़क के किनारे। अगर हम सड़क के किनारे की तरफ जा रहे हैं तो जैसे जैसे हम लोग का सड़क जाता है, देखना वैसे वैसे उस सड़क के घर बसते हैं, मतलब सड़क के किनारे किनारे घर बसते हैं ना। और इस तरह से बस्तियों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और हर लोग आज सड़क की तरफ रहना पसंद कर रहा है, तो सड़क के किनारे। नगरीय बस्तियों में प्रमुख क्रिया क्या है? तो नगर बस्तियों में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ काम लोग क्या करते हैं? क्या कृषि करते हैं, खनन करते हैं, सेवा करते हैं या वानिकी करते हैं? तो प्रमुख काम बताना। काम तो करने के लिए लोग कर ही रहा होता है, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ आना है तो वहां पे सेवा कार्य ज्यादा आपको मिलेगा। बस्ती का अर्थ क्या होता है? जब भी 35 नंबर क्वेश्चन आपसे अगर कोई पूछे कि उसमें क्या होता है, तो बस्ती का मतलब क्या होता है? क्या वन क्षेत्र को बस्ती कहते हो? क्या मानव निवास को बस्ती कहते हो? क्या कृषि क्षेत्र को कहते हो? उद्योग को कहते हो? सबको पता है कि मानव निवास को हम लोग बस्ती कहते हैं। क्लियर हो गया। भारत जनसंख्या एवं संसाधन कह रहा है कि भारत की जनसंख्या नीति लागू कब हुई? 51 में, 61 में, 76 में या 2000 में? यानी 36 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत की जनसंख्या नीति जो लागू होती है वो होता है 2000। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? फटाक देकर बता दो भाई, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसके पास है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? किसके साथ आप लोग जा रहे हो 37 नंबर क्वेश्चन में? फटाक देकर बोलो भाई। चलो, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, यहाँ पे आप लोग याद रखोगे। जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। संसाधन होते हैं, संसाधन क्या होता है? निष्क्रिय होता है? नहीं नहीं। उपयोगी पदार्थ? हाँ बिल्कुल उपयोगी होगा। व्यर्थ वस्तु, प्रदूषक नहीं, उपयोगी पदार्थ। हाँ, उपयोगी पदार्थ होता है संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय का मतलब जिसका एक बार इस्तेमाल करोगे वो दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोयला बिल्कुल नहीं, पेट्रोलियम बिल्कुल नहीं, खनिज बिल्कुल नहीं, सौर ऊर्जा आपका हो जाएगा नवीकरणीय। मानव संसाधन का विकास निर्भर करता है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। हाँ, यहाँ से आप देख लो फटाक देकर, मानव संसाधन का विकास किस पर डिपेंड करता है? शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, प्रशिक्षण पर या सभी पर? तो आप लोग बोलोगे पक्का सभी पर, क्योंकि शिक्षा भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, प्रशिक्षण भी चाहिए। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो यहाँ आपको आंसर के हम दे दिए हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए? यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब हम लोग आएंगे 41 से, तो 41 से यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है तो क्या वो बिहार है, क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या अरुणाचल प्रदेश है या केरल है? अब कम जनसंख्या घनत्व की जब बात कर रहा है तो आप लोग किसके साथ जाना पसंद करोगे? सबसे कम जनसंख्या घनत्व की राज्य की बात किया जा रहा है तो आप लोग किसके साथ जाओगे? बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या केरल? तो देखो भाई, बिहार तो आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में दूसरा स्थान पे आता है, महाराष्ट्र पहला पे आता है ना। उत्तर प्रदेश चला गया तीसरा स्थान पे,
केरल में भी जनसंख्या ठीक ठाक है। अरुणाचल प्रदेश जो है, याद रखना है कि वहां पे जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या संरचना से तात्पर्य क्या है? कुल जनसंख्या या लिंग और वायु संरचना या क्षेत्रफल या प्रवासन? तो जनसंख्या संरचना जब भी आपसे पूछा जाए तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? जनसंख्या संरचना जब भी आपसे पूछा जाए तो आप किसके साथ जाओगे, बताओ? अब संरचना जैसे देखो, जैसे संरचना वर्ड आएगा तो यहां से आप इसको लेने की कोशिश करो। तो संरचना से संरचना को मिला दो, कुछ करना नहीं था। वायु एवं लिंग संरचना ले लो, यहाँ पे फटाक देकर खत्म करो। कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या। अरे भाई, किसको कार्यशील जनसंख्या कहोगे? 0 से 14 वर्ष वाले बच्चों को कहोगे, 15 से 59 वाले, 60 से 60 वर्ष से ऊपर, या सभी को कहोगे? तो कार्यशील जनसंख्या कौन है? सबसे ज्यादा अगर कार्यशील जनसंख्या की बात ही भी करते हो तो कौन ग्रुप एज का बच्चा ज्यादा काम करता है? तो 15 से 59 वाला याद रखना है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई थी? सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या का प्रकोप बढ़ा तो वो कौन सा दशक था, उसके हिसाब से आपको जवाब बताना है। तो 71 से 81 वाला जो दशक था अभी तक का ज्ञात है, मतलब वृद्धि दर ज्यादा मतलब रहा। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। अब जैसे बोलेंगे जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शा रहा होता है? ये जनसंख्या पिरामिड साक्षरता को दर्शाता है, आय को दर्शाता है, वायु लिंग संरचना को दर्शाता है या घनत्व को दर्शाता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोग किसके साथ जा रहे हो? तो आयु लिंग संरचना को दर्शाता है जनसंख्या पिरामिड। अगला क्वेश्चन, यहाँ कृषि से खरीफ फसल बोई जाती है, कब होते हैं भैया? सर्दी में, गर्मी में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में। तो जब भी खरीफ फसल की बात करोगे तो 46 में आप लोग किसके साथ जाना पसंद करोगे? तो खरीफ फसल बोया जाता है वर्षा ऋतु में। थोड़ा सा गड़बड़ मत करना, है ना। भारत की प्रमुख खदान फसल, तो भारत में खदान फसल तो ऑप्शन के अनुसार इसको काटोगे। रबड़ है, जूट है, कपास है, खाने वाला थोड़ी ना है। गेहूं आपका सही जवाब हो जाएगा। 47 हो गया। 48 की तरफ हम लोग आ गए और क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये कह रहा है, गेहूं की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। गेहूं की फसल क्या होता है भाई? रबी होता है? बिल्कुल नहीं होता, जायद नहीं होता है, रबी फसल होता है। गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन के अनुसार फटाक देकर मारो। बिहार, असम, पंजाब, गुजरात। तो असम आपका चाय के लिए क्या हो जाएगा? सबसे बेहतर हो जाएगा। कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य बता दो यहाँ से कौन है? तो कॉफी के लिए अगर बात करते हो, मतलब थर्ड 50 नंबर क्वेश्चन पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ से याद रख लो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आप लोग याद रख लो कॉफी फॉर कर्नाटक। कॉफी फॉर क्या चाहिए? कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी पीने के बाद नाटक करने लगोगे और यहाँ से याद रखना कर्नाटक। क्लियर हो गया। भारत में आगे आते हैं। भारत खनिज ऊर्जा संसाधन। भारत खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है भाई? तो कोयला क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैविक है, मानवीय है? तो आप सभी लोग बोलोगे कि सर अनवीकरणीय संसाधन है। बिल्कुल एकदम है। भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो भारत में पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र ऑप्शन के अनुसार आओ। झारखंड है या असम है, या दो ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, उड़ीसा है या छत्तीसगढ़ है। तब मेरे ख्याल से आप लोग कहाँ पे जाओगे? फटाक देकर आप लोग जाओगे असम के पास, क्योंकि पेट्रोलियम का अगर प्रमुख कोई अगर क्षेत्र है तो वो कौन है? असम है। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य। लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है भाई? बिहार करता है, उड़ीसा करता है, पंजाब करता है या केरल करता है? तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादन जो होता है वो कहाँ है? उड़ीसा में। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सबसे प्यारा सा क्वेश्चन, सारे बच्चों के लिए एकदम बनाने आना चाहिए, है ना। सौर ऊर्जा, तो क्या सौर ऊर्जा समाप्त हो जाएगी? क्या नवीकरणीय? नहीं। क्या खनिज है? नहीं, वो है नवीकरणीय संसाधन। एक बार इस्तेमाल करने के बाद भी उसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों का उपयोग होता है कृषि में, उद्योग में, परिवहन में, सभी में। तो भैया ऊर्जा संसाधन एक ऐसा संसाधन है जहाँ पे सबकी जरूरत है। खेती में भी चाहिए, उद्योग में भी चाहिए, परिवहन में भी चाहिए। बिना ऊर्जा का कोई काम होने वाला नहीं है। लौह इस्पात उद्योग का कच्चा माल क्या है? बक्साइड है, लौह अयस्क है, अभ्रक है, चूना पत्थर है। तो भाई लौह इस्पात, यानी लौह इस्पात का मतलब होता है स्टील। जब लोहा से ही इस पर काम कर रहे हो तो भैया लौह अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी कच्चा माल के रूप में। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेद जी टाटा का नाम आप लोग सुने होंगे। तो 57 में आप लोग किसके साथ जाओगे? जमशेदपुर टाटा। ऐसे ही ट्रिकली याद करके रख लो। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र कहाँ है? सूती वस्त्र उद्योग क्या कलकत्ता में है, मुंबई में है, रांची में है, पटना में है? तो 58 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को पता है कि सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है वो कौन है? मुंबई है। कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग का मतलब छोटा मोटा उद्योग जो घर द्वार पे आप लोग कर लेते हो, कम पूंजी में किया जाता है। तो लौह उद्योग में लेके जाओगे, सूती वस्त्र उद्योग में लेके जाओगे, या हस्तशिल्प लेके जाओगे, या पेट्रोकेमिकल लेके जाओगे? तो आप लोग तो मेरे को पता है कि हस्तशिल्प लेके जाओगे, क्योंकि ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि इसमें कम पूंजी, छोटा मोटा काम और ये हाथों से भी किया जा सकता है।
क्लियर हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। उद्योग का विकास निर्भर करता है किस पे भाई? कच्चा माल पे, श्रम पे, परिवहन पे या सभी पे? तो बिल्कुल सभी पे करेगा, है ना। उद्योग का विकास किस पे डिपेंड करेगा? सभी पे करेगा। परिवहन, व्यापार एवं सेवाएं, अगला चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन में आ गए हैं। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ, सड़क परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है भाई? महंगा है, लचीलापन है, धीमा है या सीमित है? तो सबसे बड़ा लाभ की चूंकि बात बोला है तो गड़बड़ तो बोलोगे नहीं। तो 61 नंबर प्रश्न में अगर आप लोग जा रहे हो तो सबसे बड़ा बात है कि लचीलापन है, इसको हम थोड़ा सा इजिली तरीके से मंगा सकते हैं, ये कंडीशन हमारे पास है। वायु परिवहन उपयुक्त है, वायु परिवहन किसके लिए उपयुक्त है? भारी माल के लिए है, सस्ते माल के लिए, शीघ्र यात्रा के लिए या सभी के लिए? तो वायु परिवहन में बताओ, क्या वायु परिवहन का अगर इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो किसके लिए करोगे? क्या भारी माल के लिए वायु परिवहन सही है? नहीं है बिल्कुल। सस्ता माल के लिए ऐसा कोई बात नहीं है। शीघ्र यात्रा के लिए वायु परिवहन सबसे बेटर काम है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन है? तो भारत का चूंकि पूछ दिया है तो कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है या कंडला है? तो सबसे बड़ा पूछा हुआ है ना 63 का, तो 63 का सबसे बड़ा पूछा हुआ है, तो आप लोग कहाँ जाओगे? मुंबई। और वहां पे सबसे ज्यादा इस पर काम किया जा रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। सेवा क्षेत्र में शामिल है, तो सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? कृषि बिल्कुल नहीं, खनन बिल्कुल नहीं, विनिर्माण बिल्कुल नहीं। बैंक जो होता है सेवा का काम करता है। क्लियर हो गया। संचार का सबसे तेज साधन क्या है? तो संचार का सबसे तेज साधन क्या है? डाक है, रेडियो है, टेलीफोन है, इंटरनेट है। तो सबसे तेज साधन आज के हिसाब से अगर बात करो तो इंटरनेट है यार, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सतत विकास में आ जाओ। सतत विकास का अर्थ क्या होता है? सतत विकास का अर्थ होता है कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान देना सतत विकास कहलाता है ना। देखना ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में सीधे। तो सतत विकास का सीधा मतलब होता है वर्तमान और भविष्य दोनों का ध्यान देना, उसी को सतत विकास की अवधारणा कही जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रदूषण को बढ़ाना बिल्कुल नहीं, संसाधन नष्ट कर रखना बिल्कुल नहीं, संतुलन बनाए रखना हाँ बिल्कुल, संतुलन बनाए रखना आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। हरित ऊर्जा का उदाहरण क्या है? हरित ऊर्जा का क्या कोयला है, पेट्रोलियम है, पवन ऊर्जा है या डीजल है? तो चूंकि जब हरित की बात करता है तो आप किसके साथ जाओगे? क्या कोयला के साथ जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। पेट्रोल के साथ जाओगे? डीजल के साथ जाओगे? ये सब प्रदूषण करता है। पवन ऊर्जा आपका सही आंसर हो जाएगा। विकास और पर्यावरण के बीच संबंध है क्या चीज? विरोध का, असंबंधित, पूरक या अलग अलग? तो विकास और पर्यावरण एक दूसरे का क्या हो सकता है? पूरक हो सकता है। तो 69 में आप सी के साथ जाओगे और आपका ऑप्शन नंबर है 70। और क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सतत विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? केवल वर्तमान, केवल अतीत से, वर्तमान और भविष्य से। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यानी वर्तमान और भविष्य। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत कम समय में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किए हैं। आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है